स्टूडेंट, मैं हूं आपका वासिम सर। तो मैं अभी सॉल्व करने जा रहा हूं PT5 जेई लेवल का केमिस्ट्री पेपर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से मैं शुरू करता हूं। क्वेश्चन नंबर 26 में गिवन है फॉर द रिएक्शन 2A + B गिविंग C + D मेजरमेंट ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन वेरिंग कंसंट्रेशन और गिवन वैल्यू। रेट गिवन है, A और B का कंसंट्रेशन भी गिवन है। तो रेट लॉ इज देयरफॉर, तो उसका रेट लॉ क्या होगा। अभी देखो, रेट लॉ निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता होना चाहिए ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए एंड ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू बी। और जो ऑर्डर होता है वो एक्सपेरिमेंटली निकालना पड़ता है, ठीक है ना। तो जो भी एक्सपेरिमेंट गिवन है मैंने पहले थोड़ा सा लंबा करके करेंगे, उसके बाद शॉर्टकट मैंने दिखा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 26 में एक्सपेरिमेंट 1 गिवन है, एक्सपेरिमेंट 2। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू reactant A is X, order with respect to reactant B is Y। मैं इतना कंसिडर कर दिया। Therefore rate equal to K into A to the power X B to the power Y, हो गया ना। तो नाउ फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से हम लिख सकता हूँ रेट कितना है। रेट इज 2.5 बराबर K इंटू A का कंसेंट्रेशन कितना है 0.01, उसका कितना है Y, ये मैंने 2 कर दिया। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 से फिर 5 इक्वल टू K इंटू 0. फिर 0. मैंने 2 मान लिया। फिर एक्सपेरिमेंट नंबर 3 से 45 बराबर, तो ये मुझे मिल गया, ये इक्वेशन मिल गया पूरा 1 2 3 मैं निकाल दिया फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 2 एंड 3। तो अभी देखिए क्या करना है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 2 3 से मुझे x y z का वैल्यू निकालना है। तो नाउ मुझे करना क्या है, देखो 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दिया मैंने, सॉरी दिस इज 3 एंड 2, 3 डिवाइडेड बाई 2, देखो क्या आएगा 5 डिवाइडेड बाई 2.5 इक्वल टू क्या होगा k इंटू 0.01 का पावर x 0.02 का पावर y डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा k इंटू 0.01 का पावर x 0.01 का पावर y। तो यहाँ पे देखा जाएगा तो k और k कैंसिल आउट हो जाएगा, k और k कैंसिल आउट, दिस एंड दिस आर कैंसिल आउट। तो बचेगा क्या, दिस, ये कितना हो जाएगा 2 बराबर क्या हो जाएगा 2 टू द पावर कितना हो जाएगा y हो गया। मतलब y इक्वल टू हो गया 1, मतलब ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू b बराबर b का रेस्पेक्ट में ऑर्डर मिल गया 1। नाउ यू हैव टू फाइंड द ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू a। तो a का रेस्पेक्ट में निकालने के लिए फिर देखिए कहाँ पे एक कंसंट्रेशन टर्म हमेशा देखना है कि सेम है या नहीं। तो कौन सी पार्ट में एक कंसंट्रेशन पैरामीटर सेम है, तो देखेंगे तो फिर मिल जाएगा आपको 2 एंड 3 में। 2 एंड 3 में देखो y कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर अगेन अगर देखा जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3 करूँगा तो क्या मिलेगा 4 डिवाइडेड बाई 3, तो 45 डिवाइडेड बाई 5, तो y कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा कितना 0.03 बाई टू द पावर x 9 बराबर हो गया 3 टू द पावर x। तो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर, मतलब x इक्वल टू 2 हो गया। तो अभी देखो x का वैल्यू मिल गया 2 और y का वैल्यू मिल गया 1, मतलब ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू a इज 2 एंड ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू b इज 1। ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है बट उसका शॉर्टकट में बताता हूँ, ठीक है ना। तो रेट क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा k इंटू ए स्क्वायर b। तो कौन सी ऑप्शन में है, दिस इज इन ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसका अल्टरनेट मेथड भी है, ठीक है ना। तो अल्टरनेट मेथड बताता हूँ, मेथड नंबर 2 बहुत ही आसान है, एक लाइन में हो जाएगा। तो मेथड 2 में करना क्या है, हमेशा क्या करना है, कोई भी एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन को कांस्टेंट मानना और दूसरा का चेंज करना है और देखना है रेट क्या हो सकता है, मतलब क्या हो रहा है रेट। तो मुझे देखना है यहाँ पे कीपिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड 2 ए का कंसंट्रेशन में क्या कर दूंगा, देखो ए का कंसंट्रेशन कीपिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए इज कांस्टेंट एंड बी इज डबल। जब देखो बी का कंसंट्रेशन डबल कर दिया, रेट क्या हो गया, दोगुना हो गया। मतलब
देयरफॉर बी का कितना किया, डबल किया। बी का रिस्पेक्ट में मैंने ऑर्डर कितना बना था, वाई, डबल किया 2 टू द पावर वाई इक्वल टू रेट कितना गुना हो गया, 2 टाइम्स, तो वाई इक्वल टू 1। बात खत्म। फिर देखिए आप क्या करना है, फिर से करना है फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 एंड 3। बी का कंसेंट्रेशन को मैंने क्या कर लिया, कांस्टेंट। बी का मान लीजिए कांस्टेंट है। ए का क्या कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया, मतलब 3 टू द पावर एक्स। रेट कितना हो गया 45/5 मतलब 9 टाइम्स। 3 टू द पावर एक्स इक्वल टू 2। देयरफॉर वेरी सिंपल है, रेट हो गया ना। ऑप्शन नंबर ए फिर से करेक्ट। अब ऐसे करना है, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। Question number 27. A substance undergoes first order decomposition. The decomposition follows two parallel first order reaction as, तो दो एक पैरेलल रिएक्शन गिवन है, K1 K2 का वैल्यू गिवन है। द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ B एंड C, तो हम लोग को पता है परसेंटेज ऑफ B इक्वल टू K1 बाई K1 प्लस K2 इंटू 100। तो K1 का वैल्यू गिवन है 1.26 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 1.26 इंटू प्लस 3.8 इंटू, अब यहाँ पे देखिए 1.26 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, तो क्या होगा 1.26 प्लस 0.38, दिस कैंसिल आउट। तो आफ्टर कैलकुलेशन वैल्यू आ जाएगा 76.83%। देयरफॉर परसेंटेज ऑफ सी बराबर 100 माइनस परसेंटेज ऑफ बी, 100 माइनस 76.83, या तो सी का परसेंट ऐसे भी आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, K2 बाई K1 प्लस K2 इंटू 100, आंसर सेम आएगा 23.1%। तो ये मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए फॉर द रिएक्शन ए गिविंग बी इज गिवन माइनस डी बाई डी टी इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर 1/3। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन विल बी, तो उसका हाफ लाइफ निकालना है। ठीक है, देखते हैं फिर क्या गिवन है। माइनस डी ए बाई डी टी बराबर गिवन है के इंटू ए टू द पावर 1/3। ठीक है ना, तो यहाँ पे माइनस इंटीग्रेट कर देता हूँ, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ए का पावर माइनस 1/3 डी ए बराबर के इंटू डी टी, माइनस इंटीग्रेशन करने से क्या हो जाएगा ए टू द पावर माइनस 1/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस इक्वल टू के टी प्लस सी। तो ये फाइनली कितना आएगा माइनस 3/2 इंटू ए टू द पावर 2/3 इक्वल टू के टी प्लस सी। नंबर 1 हो गया ना। व्हेन टी इक्वल टू 0 ए इक्वल टू ए नॉट, देयरफॉर माइनस 3/2 ए नॉट का पावर 2/3 इक्वल टू के इंटू 0 प्लस सी। तो सी इक्वल टू आ गया माइनस 3/2 ए नॉट टू द पावर 2/3। देयरफॉर 1 इम्प्लाई उसमें सी का वैल्यू पुट कर देता हूँ, माइनस 3/2 ए का पावर 2/3 इक्वल टू के टी माइनस सी का वैल्यू है 3/2 ए नॉट टू द पावर 2/3। ये मिल जाएगा आपका के टी बराबर 3/2 कॉमन ले लिया, ए नॉट टू द पावर 2/3 माइनस ए टू द पावर 2/3। ये मैंने नंबर 2 कर दिया। अभी पूछा क्या है, हाफ लाइफ निकालना है। ठीक है ना। व्हेन टी इक्वल टू टी हाफ ए इक्वल टू ए नॉट बाई 2 सबको पता है। देयरफॉर के इंटू टी हाफ इक्वल टू 3/2 ए नॉट टू द पावर 2/3 माइनस ए नॉट टू द पावर 2/3/2 टू द पावर 2/3। तो ये उधर से आ जाएगा के इंटू टी हाफ बराबर 3/2 इंटू ए नॉट, फिर से कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, ए नॉट टू द पावर 2/3 1 माइनस 1/2 टू द पावर 2/3। तो क्या हो जाएगा, टी हाफ पूछा था, टी हाफ इक्वल टू 3 ए नॉट टू द पावर 2/3 2 टू द पावर 2/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू के इंटू 2 टू द पावर 2/3। मतलब टी हाफ बराबर 3 ए नॉट टू द पावर 2/3 2 टू द पावर माइनस 1/2 टू द पावर 5/3 के। ये कौन से ऑप्शन में मिल रहे हैं, 3 ए नॉट 2/3 2 टू द पावर 2/3 माइनस 1। दिस इज इन ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखा जाएगा तो a certain substance A is mixed with an equal amount of substance B
एट द एंड ऑफ 1 आवर ए इज 70% रिएक्टेड, ए का 70% रिएक्शन कर लिया, हाउ मच ऑफ इट विल बी लेफ्ट अनरिएक्टेड एट द एंड ऑफ 2.5 आवर इफ द रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए इज फर्स्ट ऑर्डर। अगर ए का रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है रिएक्शन तो कितना परसेंट लेफ्ट होगा। अभी देखो 70% होने के लिए टाइम चाहिए था 1 घंटा, अब पूछा है कि आफ्टर 2.5 आवर कितना परसेंट बचेगा, और कौन से ऑर्डर का रिएक्शन बोला, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो मैं दोनों बराबर कर देता हूँ, ठीक है ना। तो देखो जैसे अगर मान के चलिए क्वेश्चन नंबर 29, जैसे मान के चलो ए से आपका प्रोडक्ट मिल गया, ए का हिसाब से निकालना है, जब t इक्वल टू 1 आवर था 100 माइनस क्या था 70 70, t इक्वल टू 2.5 में ये मान लीजिए आप ए हो गया, ये परसेंट हो गया, ठीक है ना। ये बचा है अमाउंट और इधर कुछ फॉर्मूला है, तो दोनों केस में क्या होगा, k बराबर होगा, k का एक्सप्रेशन क्या था, केस 1 k इक्वल टू 2.303/1 आवर इंटू लॉग ऑफ 100/100 माइनस 70 1। केस नंबर 2 उसमें परसेंटेज निकालना है कि कितना बचा है, मतलब a माइनस एक्स निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखा जाएगा टाइम इज गिवन 2.5 आवर, तो k बराबर हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू लॉग ऑफ इनिशियली 100 है, मैंने मान लिया x बचा है, ठीक है ना। तो देखो ये है हो गया 2। आप देखो फ्रॉम 1 एंड 2 k का वैल्यू दोनों केस में क्या है, सेम है, तो k बराबर हो जाएगा देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं 2.303/1 इंटू लॉग ऑफ 100/100 माइनस 70 बराबर 2.303/2.5 इंटू लॉग 100/x। अब यहाँ से कुछ काटिंग वोटिंग होगा, कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या, लॉग 100/30 इक्वल टू 1/2.5 इंटू लॉग 100 डिवाइडेड बाई x। तो ये हो जाएगा 10/3, लॉग 10 मीन्स 1 माइनस लॉग 3 मीन्स 0.4771 इंटू 2.5 बराबर हो गया लॉग 100 माइनस लॉग ऑफ x। तो ये वैल्यू कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 0.53 इंटू 2.5 इक्वल टू 2 माइनस लॉग x। तो लॉग x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.325, 2 माइनस 1.325 मतलब 0.675 हो गया ना। तो इधर दिखाते हो फिर log x का वैल्यू मिल गया, log x बराबर 0.675, x बराबर क्या होगा 10 टू द पावर 0. अभी देखो एंटी लॉग लेना है, तो एंटी लॉग लेने के लिए बहुत ही आसान है। यहाँ पे अगर ये पावर 1 होता तो 10% होता, ठीक है ना। अगर उसका पावर 0 होता 10 टू द पावर 0 होने से 1% होता, मतलब ये ऑप्शन और डी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है ना। और देखो अगर √10 होता तो 3 से ज़्यादा ही होता फिर, बट उसका पावर कितना है 0.675, तो x बराबर हो जाएगा 5%। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखा जाएगा तो क्वेश्चन नंबर आएगा 30। क्वेश्चन नंबर 30, द कंसंट्रेशन ऑफ बी एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कार्ब्स एज शोन इन फिगर फॉर ए गिविंग एन बी इज। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उस पॉइंट में बी का कंसंट्रेशन क्या है वो निकालना है। तो ग्राफ से हम देखेंगे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसमें क्या है, बोथ ए और बी दोनों का क्या है कंसंट्रेशन सेम है, वेरी सिंपल। जो कट पॉइंट है इंटरसेक्शन में, तो देखते हैं ए गिविंग एन बी, जब t इक्वल टू 0 था, ये मान लिया मैंने ए नॉट सी नॉट गिवन है ना, तो सी नॉट मान लेता हूँ, फिर सी नॉट 0, t इक्वल टू टी में सी नॉट माइनस एक्स एन एक्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा सी नॉट माइनस एक्स बराबर हो जाएगा एन एक्स। तो इधर चले जाएगा सी नॉट बराबर क्या हो जाएगा एन एक्स प्लस एक्स, तो यहाँ से x कॉमन ले लिया, n प्लस 1 इक्वल टू सी नॉट, तो x बराबर हो गया सी नॉट बाई n प्लस 1, x का वैल्यू निकाल दिया। बट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कंसंट्रेशन ऑफ b कितना है, दिस nx, ये कितना हो गया n सी नॉट बाई n प्लस 1। कौन से ऑप्शन में लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखा जाएगा, इक्वल मोल्स ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन आर मिक्स्ड, इक्वल मोल्स मिक्स्ड किया बेंजीन एंड टोलुइन का। द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन इन प्योर स्टेट आर 700 and 600
mmHg रेस्पेक्टिवली। द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर स्टेट। लिक्विड स्टेट में नहीं पूछा है क्वेश्चन में, वेपर स्टेट में कितना मोल फ्रैक्शन होगा बेंजीन का ही पूछा है। तो देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 31। देखो इक्वल मोल्स ऑफ बेंजीन एंड टोलिन बोला है, जब मोल सेम है, मैंने मान लिया लेट मोल ऑफ बेंजीन NB इक्वल टू 1, देयरफॉर NT इक्वल टू 1। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन 1/1 + 1 इक्वल टू 0.5, देयरफॉर टोलिन कितना हो जाएगा 0.5 हो गया, ठीक है ना। वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन P0B गिवन है 700 mm, P0T गिवन है 600 mm। देयरफॉर क्या पूछा था, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर स्टेट, ठीक है ना। देयरफॉर PB इक्वल टू क्या होगा YB इंटू PT। YB मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर स्टेट, ठीक है। तो वेपर स्टेट में निकाल देता हो, YB क्या होगा, PB मीन्स P0B XB डिवाइडेड बाई P0B XB प्लस P0T XT। 700 इंटू हाफ डिवाइडेड बाई 700 इंटू हाफ प्लस ये हो जाएगा आपका 350 बाई 350 प्लस 300, दिस इज 350 बाई 650। फाइनल कैलकुलेशन के बाद आएगा 0.54, मतलब आंसर हो जाएगा, आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन है सॉल्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। A solution containing 30 gram of a non-volatile solute in exactly 90 gram of water has a vapor pressure of 2.8 kilopascal at 298 Kelvin। हो गया ना। 90 ग्राम पानी में 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिक्स किया है, ठीक है। फिर क्या बोला, फर्दर 18 ग्राम ऑफ वाटर इज एडेड, फर्दर 18 ग्राम वाटर इज देन एडेड टू द सॉल्यूशन। उसके बाद क्या क्या, फिर से और 18 ग्राम मतलब 1 मोल वाटर पानी ऐड किया। द न्यू वेपर प्रेशर बिकम्स 2.9 किलो पास्कल एट 298 केल्विन। टेम्परेचर सेम है। द मोलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट, तो सोल्यूट का मोलिकुलर मास कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32। फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, हम लोग को पता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन देखिए, फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन P0A माइनस PS बाई P0A बराबर क्या होता है N बाई कैपिटल N, एस N वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल n। हो गया ना। अब इधर से देखो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। N P0A माइनस N PS इक्वल टू N P0A, तो यहाँ से क्या आएगा, P0A मैंने कॉमन ले लिया, कैपिटल N माइनस स्मॉल n इक्वल टू क्या हो जाएगा कैपिटल N इंटू PS। मैंने इक्वेशन बना दिया। कैपिटल N का मतलब होता है मोल्स ऑफ सोलवेंट, स्मॉल n मीन्स मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे केस 1 मैंने 2 केस गिवन है। केस 1 में पानी कितना है, मोल्स ऑफ वाटर 90 ग्राम है, कैपिटल N मतलब 90/18 5 मोल। हो गया ना। स्मॉल n कितना होगा 30 ग्राम है, उसका मोलर मास निकालना है, मोलर मास नहीं पता है, मतलब 30/mb। और PS कितना है यहाँ पे, व्हाट इज द PS 2.8, देयरफॉर 1 इम्प्लाई P0A होल इंटू 5 माइनस क्या हो जाएगा 30/mb इक्वल टू 5 इंटू 2.8 P0A होल इंटू 5 माइनस 30/mb मल्टीप्लाई करना है, हो गया 14, ये नंबर 2। फिर केस नंबर 2, पहले से देखो क्या था, 90 ग्राम ऑफ वाटर था ऑलरेडी, फिर से जब 18 ग्राम ऐड किया मतलब मोल कितना हो जाएगा, और एक्स्ट्रा 1 मोल ऐड कर दिया, मतलब कैपिटल N का वैल्यू चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 + 1 मतलब 6, और PS का वैल्यू कितना गिवन है 2.9, देयरफॉर 1 इम्प्लाइज P0A होल इंटू 6 माइनस 30/mb इक्वल टू 6 इंटू 2.9 P0A होल इंटू 6 माइनस 30/mb इक्वल टू ये हो जाएगा 17.4, नंबर 2। अभी देखो इक्वेशन 1 और 2 से 2 को हम डिवाइड कर देता हूँ, 2 डिवाइडेड बाई 3, तो क्या मिलेगा P0A होल इंटू 5 माइनस 30/mb इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई P0A 6 माइनस 30/mb इक्वल टू 17.4। दिस एंड दिस आर कैंसल आउट, तो उसको कैलकुलेशन करना है। आफ्टर कैलकुलेटिंग mb इक्वल टू 34 ग्राम कैलकुलेशन करना है, तो ये मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी में आंसर मिल जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखा जाएगा, व्हिच वन हैज द सेम वेंट ऑफ फैक्टर आई एज दैट ऑफ Ag2Cl2। उसके बराबर कहाँ पे होगा, तो देख लेते हैं पहले। Ag2Cl2, उसका जब डिसोसिएशन होगा क्या बनेगा, Ag2 2++ 2Cl-। तो डिसोसिएशन हो रहा है यहाँ पे, तो डिसोसिएशन के लिए I का वैल्यू क्या था, 1 + अल्फा इंटू n-1। यहाँ पे n बराबर कितना है, 3। तो अल्फा 100% है, तो I का वैल्यू कितना होगा, 1 + 1 इंटू 3 - 1, तो ये हो जाएगा 3। वेरी सिंपल है कि जब डिसोसिएशन 100% होता है तो I बराबर n हो जाता है, तो मैंने बार बार नहीं निकालूंगा। तो Ag2Cl2 का I है 3, तो उसमें किसका और 3 है देखना है। तो ऑप्शन ए देख लेता हूँ पहले, NaCl से बनेगा Na + Cl-, यानी इक्वल टू I = 2, तो ये नहीं होगा। फिर नंबर बी देखा जाएगा, Na2SO4 2Na + SO4 2 - I = n = 3। बाकी ज़रूरत ही नहीं निकालना, अब निकाल भी सकते हैं, बट 3 मिल गया तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 33। उसके लिए भी निकाल सकते हैं, उसके लिए भी निकाल सकते हैं। मैं निकाल देता हूँ फिर ऑप्शन नंबर सी में AlNO3 होल 3 Al3++ 3NO3 - I = n = 4 सेम नहीं है, फिर वो भी निकाल सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है ना करने का। फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला, व्हिच सॉल्यूशन विल हैव लीस्ट वेपर प्रेशर पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 34, वी नो वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैंने देखो पहले देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट, हम लोग को पता है बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I × C। यहाँ पे सबका क्या है, कंसंट्रेशन सेम है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऐसा होगा देन, तो BP क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I × C। तो सबका I देखना है। नंबर 1 मतलब नंबर ए में देखा जाएगा तो BaCl2 Ba2++ 2Cl- I = n = 3। नंबर बी यूरिया के लिए I हमेशा 1 होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नंबर सी Na2SO4, अब ये भी निकल दिया था, 2Na++ I = n = 3। सब जगह पे क्या है, कंसंट्रेशन सेम है, मतलब मोलारिटी सेम है। जहाँ पे I का वैल्यू ज़्यादा होगा उसका लीस्ट वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो नंबर डी में देखा जाएगा Na3PO4 3 - I = n = 4। तो ये जो ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा लीस्ट वेपर प्रेशर, हो गया ना। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 35। एमंग द फॉलोइंग डेट डज नॉट फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अभी देखो सेम टाइप का अगर ये होगा तो उसमें क्या बनेगा, आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। और नॉन आइडियल कब बनता है उसका ट्रिक बता देता हूँ मैंने। फॉर पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल में 2 टाइप होता है। फॉर पॉजिटिव डेविएशन उसमें क्या होगा, एल्कोहल CCl4, अगर ये सब रहेगा तो पॉजिटिव डेविएशन। फॉर नेगेटिव डेविएशन उसके लिए सीधा सिंपल याद रखना है A² मतलब एसिड कमा एनिलिन। तभी देखो उसमें बनेगा ऑप्शन नंबर 1 में। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, एल्कोहल आ गया ना, तो ये आइडियल नहीं बनेगा। कौन सा बनेगा, एल्कोहल आ गया मतलब पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, तो नहीं करेगा बोला था, तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आया ना। मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन 2 टाइप का होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होना है देखना है, आपको चेक करना है एल्कोहल CCl4 एंड CH2। और नेगेटिव में चेक करना है कि A², सिंपल वेरी सिंपल, मतलब एसिड एंड एनिलिन। तो क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित सर। आज हम लोग ANTS PT5 JEE का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, आइडेंटिफाई एंड बी इन द गिवन केमिकल रिएक्शन सीक्वेंस। इस रिएक्शन को देखकर ये समझ में आ रहा है कि ये रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन से प्रोसीड होगा। आप देखें यहाँ पर बेंजीन है और एज ए रिएजेंट सक्सेनिक एनहाइड्राइड लिया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस रिएक्शन में पहला स्टेप होता है
स्टेप फर्स्ट स्टेप में सक्सेनिक एनहाइड्राइड दिया हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। तो इस रिएक्शन में सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है। पहले इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग जनरेट कर लेते हैं और फिर उस इलेक्ट्रोफाइल को एरोमेटिक सिस्टम पे बेंजीन पे हम लोग अटैक कराएंगे दूसरे स्टेप में। तो पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन करना होता है और इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने में इस लुईस एसिड का हेल्प लेना होता है। ठीक है, बेसिकली फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में लुईस एसिड एज ए कैटलिस्ट इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करता है। एक बार जब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया तो वो इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक सिस्टम पे अटैक करता है। फिर हम लोग पहले आरडीएस स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल को इस एरोमेटिक सिस्टम पे अटैक करवाएंगे। ठीक है, फिर वहाँ से H+ को फायर करवा के इस सिस्टम को वापस एरोमेटिसिटी दिला के हम लास्टली प्रोडक्ट बना लेते हैं। देखते हैं क्या होता है। पहले स्टेप में सक्सेनिक एनहाइड्राइड लिया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड AlCl3 और हमने ले लिया लुईस एसिड AlCl3 जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। ऑक्सीजन एज ए बेस अपना लोन पेयर इस वैकेंट ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई करवाता है, जिस वजह से इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और आप पहले से जानते भी होंगे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज इट इज अ हाईली अनस्टेबल सिचुएशन। तुरंत ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसी भी तरफ से एक बॉन्ड को अपने तरफ पुल करेगा और खुद को न्यूट्रल कर लेगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कभी भी पॉजिटिव चार्ज को रख के ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर सकता। ठीक है, आप लोग पहले से पढ़े भी होंगे। तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम न्यूट्रलाइज हो जाता है और फिर अगले स्टेप में इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यही इस रिएक्शन का बनता है इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर। अब दूसरे स्टेप में ये इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन पे अटैक करता है। देखिए, बेंजीन में जितने भी कार्बन हैं सभी के सभी एटम इक्विवेलेंट हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल कहीं भी इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन के किसी भी एटम पे इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवा सकते हैं, क्योंकि इस पे पहले से कोई ग्रुप नहीं है। अगर किसी एरोमेटिक सिस्टम पे ग्रुप होता है तो फिर उस ग्रुप के अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे आना चाहिए, आइदर अर्थो, मेटा या पारा। बट इनके सब बेंजीन कोई भी ग्रुप नहीं है, सारे के सारे पोजीशन इक्विवेलेंट हैं, तो हम इलेक्ट्रोफाइल को कहीं भी अटैक करवा सकते हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेप में स्टेप टू में देखते हैं। अब अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जो बना है ये बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। ठीक है, यहाँ से बेंजीन एज ए न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है। ठीक है, और किसी इलेक्ट्रोफाइल का बेंजीन सिस्टम या एरोमेटिक सिस्टम पे अटैक करना ही आरडीएस स्टेप होता है, क्योंकि कोई भी एरोमेटिक सिस्टम, फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजीन यहाँ पे एरोमेटिक सिस्टम है, जब भी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा इसका एरोमेटिसिटी लॉस होगा। यहाँ पे AlCl3 माइनस है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ बॉन्ड इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा इस तरह से। क्योंकि ये सिस्टम एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक हो गया, अब देखें ये सिस्टम यहाँ से नॉन एरोमेटिक हो गया, तो कोई भी एरोमेटिक सिस्टम नॉन एरोमेटिक जल्दी नहीं होना चाहेगा। एरोमेटिसिटी से नॉन एरोमेटिसिटी तक का सफ़र ये काफ़ी स्लो स्टेप होगा, इसलिए इस स्टेप को हम आरडीएस स्टेप बोलते हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैकिंग आरडीएस स्टेप होगा, स्लो स्टेप होगा, क्योंकि एरोमेटिक सिस्टम हाईली स्टेबल होता है। वो अपनी एरोमेटिसिटी को खोकर मोर स्टेबिलिटी को लॉस करके लेस स्टेबल की तरफ ट्रेवल नहीं करना चाहेगा, और अगर ऐसा होता है तो ये प्रोसेस काफ़ी स्लो होगा। इस वजह से ये पहला स्टेप आरडीएस होता है। ठीक है, अब कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड, आप देखिए, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड अपने एरोमेटिसिटी को खोकर ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, वो वापस से अपने एरोमेटिसिटी को गेन करेगा। और यहाँ पे एरोमेटिसिटी को गेन करवाने में H+ को फायरिंग करना पड़ता है। तो यहाँ से H+ फायर होगा तो ये सिस्टम वापस एरोमेटिसिटी को अचीव कर लेगा। क्लियर। तो जैसे एरोमेटिसिटी को ये अचीव किया तो कुछ ऐसा सीन होगा। ठीक है, इस तरह से OAlCl3 माइनस। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, देखिए ये जो H+ यहाँ से फायर होगा ना, तो यहाँ H+ के फॉर्म में फायर होगा। क्लियर, H+ के फॉर्म में फायर होगा, और यहाँ से ये लुईस एसिड, कोई भी इस मेटल पे नेगेटिव चार्ज है और मेटल कभी भी नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाएगा। और हम ये भी रीजन दे सकते हैं कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इस बॉन्ड को अपने तरफ ये पुल करेगा। तो इस ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज,
बात समझ में आ रही है ना। तो जो ही ये H+ एरोमेटिसिटी को वापस दिलाने के लिए यहाँ से फायर होगा तो ये ऑक्सीजन का निगेटिव चार्ज इस H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, इससे एरोमेटिसिटी भी खोई हुई एरोमेटिसिटी से वापस मिल जाएगी और अब देखें इस तरह से यहाँ पे बन जाएगा OH, एसिड बन जाएगा, ठीक है। और AlCl3 यहाँ से बाहर हो जाता है एज ए कैटेलिस्ट, ठीक है। तो ये हुआ ए। क्वेश्चन में वही बोला है कि जब सक्सेनिक एनहाइड्राइड AlCl3 के प्रेजेंस में बेंजीन पे अटैक करेगा तो ए क्या बनेगा, तो ये रहा आपका ए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पे है क्लेमेंसन रिडक्शन। तो आपको पता होगा कि क्लेमेंसन रिडक्शन जिंक Hg इस कीटोन को एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, क्यों, तो यहाँ से आपका बन जाएगा एसिड और ये CO यहाँ पे CH2 में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि क्लेमेंसन रिडक्शन वोल्फ-किस्नर रिडक्शन एल्डिहाइड और कीटोन को एल्केन में रिड्यूस करता है। तो पहले स्टेप में लुईस एसिड सक्सेनिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके इलेक्ट्रोफाइल बनाया और फिर दूसरे स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल इस एरोमेटिक सिस्टम पे अटैक करके कुछ ये कंपाउंड दिया जिसमें कीटोन लिंकेज था, कीटोन का लिंकिंग था और एसिड का। फिर हमने क्लेमेंसन लिया तो ये CO को CH2 में कन्वर्ट कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे बी, क्लेमेंसन के रिडक्शन के बाद जो स्टेप है प्रोडक्ट बन रहा है वो है बी। तो ये रहा आपका बी। तो ये हो गया ये और ये हो गया बी। तो क्वेश्चन में वही पूछा है कि ए और बी क्या होगा। तो आप देखें ए ऐसा होना चाहिए, देखिए ऑप्शन बी में ये दिया हुआ है और बी में ये एक ओपन चेन रिंग के आउटसाइड ओपन चेन में कार्बोक्सिलिक एसिड है और फिर फिनाइल सिस्टम है, यहाँ फिनाइल सिस्टम और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में 36 के बी में ए और बी का करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है ना। तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका बी विल बी करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन से लिया गया है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल बना है ये एसाइलियम आयन है, ठीक है ना। इस इलेक्ट्रोफाइल में रीअरेंजमेंट के बारे में हम नहीं सोचते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। जैसे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में जो भी इलेक्ट्रोफाइल बनता है कार्ब केटायन बनता है, तो स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड के प्रेजेंस में हम वहाँ पे रीअरेंजमेंट वगैरह के बारे में सोचते हैं। बट यहाँ पे एसाइलियम आयन जो बना है इलेक्ट्रोफाइल ऑलरेडी रेजोनेंस से स्टेबल होता है, इस वजह से इसमें किसी प्रकार का कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है, ये ऑलरेडी स्टेबल है, ठीक है। और इस तरह के रिएक्शन क्योंकि ये एसाइलियम आयन है, ठीक है ना, और ये रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्लियर है ना। तो इस तरह से आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ OH ग्रुप इन द फॉलोइंग कंपाउंड इज। देखिए इस क्वेश्चन में दो क्लास के कंपाउंड हैं, एक अल्कोहल है और दूसरा फिनॉल है। जब आप एसिडिक स्ट्रेंथ GOC में पढ़े होइएगा तो आपको पता होगा कि फिनॉल की एसिडिटी अल्कोहल के कंपेयर में ज़्यादा होता है, क्योंकि फिनॉल H+ के फायर करने के बाद फिनॉक्साइड आयन बनाता है और उसका फिनॉक्साइड आयन 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर से स्टेबलाइज्ड होता है। बट अल्कोहल में H+ के फायरिंग के बाद बना हुआ कंजुगेट बेस रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड नहीं होता है, आप पढ़े होंगे। तो इतना तो श्योर है कि फिनॉल की एसिडिटी अल्कोहल से ज़्यादा होने वाली है। तो आप इस क्वेश्चन में देखें अल्कोहल कितने हैं, तो अल्कोहल है ब्यूटाइल अल्कोहल फर्स्ट, ठीक है ना। तो इस अल्कोहल की एसिडिटी BCDE से कम होगा, सबसे लिस्ट एसिडिक अल्कोहल ही होगा, क्योंकि आप अल्कोहल को छोड़ दीजिए तो ये सारे ऑप्शन फिनॉल्स के हैं। क्लियर। अब देखिए इसमें सारे फिनॉल सब्स्टिट्यूटेड हैं और आप GOC में ये भी पढ़े होइएगा कि एसिडिटी स्टेबिलिटी कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। स्टेबल द कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्गर द एसिड। किसी भी एसिड का एसिडिटी अगर पता करना हो तो अगर वो एसिड है तो वो H+ को फायर करेगा और फिर कंजुगेट बेस बनाएगा। अगर उसका कंजुगेट बेस या कंजुगेट एनायन किसी भी फैक्टर से स्टेबलाइज्ड होता है तो फिर ऐसा माना जाता है कि उसका करेस्पॉन्डिंग एसिड उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। क्लियर। तो देखते हैं, यहाँ तो ये बात कंफर्म हो गई कि फिनॉल की एसिडिटी किसी भी एलिफेटिक अल्कोहल से ज़्यादा होगा। के यहाँ पे एसिडिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे कम एसिडिक इसमें कौन होने वाला है, ए की एसिडिटी सबसे कम होगी। दूसरा हम लोग एसिडिटी कैसे देखते हैं, देखिए एसिडिटी स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस पे डिपेंड करता है, कंजुगेट बेस, ठीक है। और कंजुगेट बेस कोई भी एक एनायन ही हो सकता है
और आपको पता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ विच टाइप ऑफ ग्रुप आइदर EWG और ERG दिस कार्बन आयन विल बी मोर स्टेबलाइज्ड। तो आपका जवाब होगा EWG। EWG के प्रेजेंस में कंजुगेट एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है एंड स्टेबल द कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्गर द एसिड। ठीक है, यानी कि कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ ऑफ EWG इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप पे डिपेंड करता है, जिसमें रेजोनेंस इफेक्ट मोर डोमिनेंट होता है, उसके बाद -H माइनस हाइपर कंजुगेशन और फिर -I और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ ERG इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप। तो यहाँ पे देखें, इसमें ऑप्शन ई में देखिए, इस OH के रिस्पेक्ट में ये अर्थो पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है और पारा पे नाइट्रो, और आपको पता है नाइट्रो का अर्थो और पारा पोजीशन पे नाइट्रो का -M इफेक्ट लगता है। तो ई में 2 -M है, डी में कंप्लीट फिनॉल है, अनसब्स्टिट्यूटेड फिनॉल है, वहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है। सी में देखिए, ये जो OH ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये जो OMe लगा हुआ है मेथॉक्सी ग्रुप, ये OH के रिस्पेक्ट में ये पैरा पोजीशन पे है, और आपको पता है कि OMe का मेथॉक्सी का +M इफेक्ट लगता है। बात समझ में आ रही है ना। बी में यहाँ पे NO2 OH ग्रुप के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे यहाँ पे -M लग रहा होगा, ठीक है ना। तो आप बताएं कि कहाँ पे स्ट्रॉन्ग EWG लग रहा है, तो ई में, क्योंकि अर्थो और पारा दोनों पे स्ट्रॉन्ग EWG लगा है, और इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग EWG एसिडिटी विल बी मोर, ठीक है ना। तो ई की एसिडिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। रीज़न, क्योंकि उसमें दो स्ट्रॉन्ग EWG लगे हैं, और वो भी अर्थो एंड पारा पे, और अर्थो और पारा पे स्ट्रॉन्ग EWG का -M इफेक्ट लग रहा होगा, ठीक है। इस वजह से ई की एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगी। ई के बाद आप देखिए सी में OMe का +M इफेक्ट लग रहा होगा। इसकी एसिडिटी इन फिनोलों में BCDE में इन फिनॉल्स में सबसे कम एसिडिक सी होगा, क्योंकि यहाँ पे OMe का +M इफेक्ट लग रहा होगा। +M इफेक्ट एक स्ट्रॉन्ग ERG ग्रुप है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग ERG ग्रुप के प्रेजेंस में एसिडिटी कम हो जाएगी। तो सबसे कम हो जाएगा आपका सी हो गया, ई हो गया। बी और डी में श्योर है बी होगा, क्योंकि बी में NO2 स्ट्रॉन्ग EWG है, पैरा पोजीशन पे OH के पैरा पोजीशन पे NO2 जो कि स्ट्रॉन्ग -M इफेक्ट लगा रहा होगा, और स्ट्रॉन्ग -M इफेक्ट के प्रेजेंस में एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ई के बाद आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है ना, और इस तरह से बी के बाद आपका हो जाएगा डी। तो ये आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पे एसिडिटी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। देखते हैं ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 36 का ACDBE ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। तो 37 का डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्लियर है ना। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये देखा कि इसमें कितने क्लास के कंपाउंड हैं। 2 क्लास का था, एक अल्कोहल था और 4 फिनॉल थे। तो इतना श्योर था कि फिनॉल की एसिडिटी अल्कोहल से ज़्यादा होती है, इसलिए हमने अल्कोहल को पहले ही लीस्ट एसिडिक बोल दिया। आप देखिए, सबसे कम एसिडिक हमने अल्कोहल को बोला, फिर फिनॉल में हमने ग्रुप इफेक्ट देख लिया, और ग्रुप इफेक्ट एसिडिटी को कैसे डिफाइन करता है, कैसे रिप्रेजेंट करता है, ये आप लोग GOC में पढ़े हुइएगा। एसिडिटी EWG के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। EWG का स्ट्रेंथ जितना ही ज़्यादा होगा एसिडिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो वैसे हमने इफेक्ट लगा के देख लिया। ई में 2 -M थे, डी में सिर्फ प्योर फिनॉल था, और सी में जो एमी था OMe था मेथॉक्सी, वो +M इफेक्ट लगा रहा था, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 38, द प्रोडक्ट्स X and Y which are formed in the following sequence of reactions are respectively। लिखते हैं रिएक्शन को। क्वेश्चन में सबस्टेट में दिया हुआ है फिनॉल। जब भी फिनॉल को डाइल्यूट HNO3 के साथ ट्रीट किया जाता है तो यहाँ पे 2 तरह का प्रोडक्ट मिलता है। एक मिलेगा आपको अर्थोनाइट्रोफिनॉल, और दूसरा मिलता है पारानाइट्रोफिनॉल, ठीक है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में कहीं भी अर्थो सब्स्टिट्यूटेड का रिजल्ट नहीं दिया हुआ है, सब जगह पैरा दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पे पारानाइट्रोफिनॉल, यहाँ भी पारानाइट्रोफिनॉल, और यहाँ भी पारानाइट्रोसोफिनॉल है, और डी में आप देखिए यहाँ भी पारानाइट्रोसोफिनॉल है। तो यहाँ पे ऑप्शन से थोड़ा सा हमको हिंट लेना होगा, क्योंकि अर्थो सब्स्टिट्यूएंट्स का कोई जिक्र नहीं है, तो हमें पैरा को लेकर ही मैकेनिज्म को या रिएक्शंस को आगे बढ़ाना होगा, ठीक है। खैर, जब भी डाइल्यूट HNO3 के साथ फिनॉल को हम ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे 2 तरह का प्रोडक्ट मिलता है, एक अर्थो प्रोडक्ट अर्थोनाइट्रोफिनॉल, और दूसरा मिलता है पैरानाइट्रोफिनॉल, ठीक है ना।
अर्थों में कोई ऐसा सीन नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में, इसलिए हम अर्थों को आगे नहीं लेके चलेंगे, हम पैरा प्रोडक्ट को लेके रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे XZnHCl मेटालिक रिडक्शन, ये रहा आपका एक्स आपका यही हुआ, क्योंकि अर्थों वाला कोई ऑप्शन है नहीं। आप देखिए क्वेश्चन में कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम पैरा को लेके आगे बढ़े। फिर यहाँ पे मेटालिक रिडक्शन किया गया ZnHCl, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देगा इस तरह से। और दूसरा रिएजेंट लिया गया है एसिटिक एनहाइड्राइड 1 इक्विवेलेंट, ठीक है ना, तो CH3 CO और फिर यहाँ CH3। अब देखिए सवाल ये है कि यहाँ पे OH है और यहाँ NH2 है, एज ए न्यूक्लियोफाइल दोनों है, बट किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी? अभी से NH2 की, क्योंकि नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी फास्ट होगी। OH भी एज ए न्यूक्लियोफाइल है, बट ऑक्सीजन की मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होने की वजह से उसका इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी कम होगा। तो यहाँ पर NH2 की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है, इसलिए ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा और इस बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट कर देगा ऑक्सीजन पे, इस तरह से एक तरह से। और जब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक किया, जब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और जब ये नेगेटिव चार्ज वापस आएगा ना तो ये कंप्लीट ग्रुप एज ए लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर हो जाता है। तो एक बार न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ और दूसरे बार इसका एलिमिनेशन हो गया। इस रिएक्शन को बोलते हैं SNAE मैकेनिज्म। बात समझ में आ रही है ना? SNAE का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। तो इसमें ये यहाँ पे NH2 की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा थी, क्योंकि नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। ये एज ए न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक किया, ऑक्सीजन पे चला गया नेगेटिव चार्ज, और जब ये वापस आया तो एज ए लिविंग ग्रुप इसको बाहर कर दिया, ठीक है ना। जब इसको ये बाहर किया तो इस तरह के मैकेनिज्म को हम बोलते हैं SNAE मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन। तो फिर क्या होता है, तो आप यहाँ देखें, यहाँ हो जाएगा OH और यहाँ हो जाएगा NH, और क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं तो थोड़ा सा क्रेडिट तो लेगा ही ना, ये अपने आप पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब शो करेगा, प्रदर्शन करेगा कि हमने इलेक्ट्रॉन दिया है। बात समझ में आ रही है ना? तो नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, इस वजह से अपने आप पे पॉजिटिव चार्ज ये शो कर रहा है। लेकिन आपको पता है कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर सकता है, तुरंत यहाँ से H+ को फायर कर देगा, ठीक है। और आपका प्रोडक्ट यहाँ मिल जाएगा OH NH CO CH3। तो X तो पता चल गया था, Y हम देखते हैं। Y ऑप्शन देखिए, पहला प्रोडक्ट मिला, X मिला पारा नाइट्रोफिनॉल, और Y मिला है कुछ पारा हाइड्रोक्सी एसिटिनिलाइट टाइप का कंपाउंड। तो आप देखिए ऑप्शन सी में ऐसा प्रोडक्ट है, तो 38 का ऑप्शन C विल बी करेक्ट आंसर। देखिए मेन पॉइंट यहाँ पे समझना था, क्योंकि यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल OH भी था और NH2 भी था, बट NH2 की न्यूक्लियोफिलिसिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी क्योंकि नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, और ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है, और कंप्लीट ये रिएक्शन SNAE के थ्रू मतलब आगे बढ़ता है, प्रोसीड होता है, और इस तरह से ये प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज, देखिए इस रिएजेंट को देखने से लग रहा है यहाँ पे एसिड हैलाइड है इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। जब कभी किसी एरोमेटिक कंपाउंड के सामने एसिड हैलाइड हो, एसिटिक एनहाइड्राइड हो, सक्सेनिक एनहाइड्राइड हो, एस्टर हो, तुरंत आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। और सीन कुछ ऐसा ही है, एरोमेटिक कंपाउंड है और सामने में एसिड हैलाइड और लुईस एसिड है। तो इस तरह के रिएक्शन में सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है विद द हेल्प ऑफ लुईस एसिड। क्यों, आप पढ़े होंगे। खैर मैं क्वेश्चन को वापस से लिख रहा हूँ, आप देखें, आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ पे एसिड हैलाइड है CH3 COCl इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड AlCl3, ठीक है। तो ये तो कन्फर्म है कि रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल, देखिए एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे लुईस एसिड के पास होता है वैकेंट ऑर्बिटल, और यहाँ Cl के पास है इलेक्ट्रॉन पेयर। ये तुरंत क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में ऑक्युपाई करवाता है, ठीक है ना, और यहाँ से ये Cl एज ए लिविंग ग्रुप बाहर हो जाता है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल मिलता है कुछ
एसाइलियम टाइप का, ठीक है ना, इसको बोलते हैं एसाइलियम आयन। और ये एसाइलियम आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। CH3 C ऑक्सीजन पे हो गया पॉजिटिव चार्ज, इट इज़ अ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, दैट्स वाई इट विल नॉट फर्दर रीअरेंज बिकॉज ऑफ इट इज ऑलरेडी रेजोनेंस स्टेबल, ठीक है ना, ये ऑलरेडी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। देखिए इसमें क्वेश्चन में अब सवाल ये है कि इस इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ पे जोड़ना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए सामने एरोमेटिक कंपाउंड है, सबसे पहले तो आपको ये डिसीजन लेना होगा कि ये इलेक्ट्रोफाइल किस रिंग पे जाएगा, बेंजीन वाले पे जाएगा या इधर जो सैचुरेटेड रिंग है उस पे जाएगा। तो देखिए बेंजीन का इलेक्ट्रॉन, बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है, ठीक है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इसी बेंजीन पे आकर जुड़ेगा। लेकिन उस बेंजीन पे किस पोजीशन पे आकर जुड़ेगा ये डिसाइड करेगा कि उस बेंजीन पे किस तरह के ग्रुप लगे हुए हैं, स्ट्रॉन्ग ERG, स्ट्रॉन्ग ERG, वीक ERG, या एक स्ट्रॉन्ग दूसरा वीक, या दोनों के दोनों वीक, मतलब इस तरह के ग्रुप का नेचर डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ जाना चाहिए। अब आप देखिए इस बेंजीन रिंग पे ये तो कंफर्म हो गया कि इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे ही आएगा, क्योंकि बेंजीन रिंग के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है और एक इलेक्ट्रोफाइल जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल पे ही अटैक करेगा, जो बेंजीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच है। अब हमको डिसाइड ये करना है कि बेंजीन के किस पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर ग्रुप के रेफरेंस की बात करें तो इस ग्रुप का लग रहा है +I, फिर इस ग्रुप का भी यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ भी लग रहा होगा +I जो कि रिंग से डायरेक्ट कनेक्ट है। लेकिन आप देखें यहाँ पे 2 हाइड्रोजन भी है तो इस ग्रुप का लग रहा होगा +H। तो एक रूल दिया जाता है, इफ 2 activators groups are present on benzene ring then electrophile will be directed at benzene ring with respect to a strong activator। जब कभी बेंजीन रिंग पे एक से ज़्यादा ग्रुप लगे हुए हों तो जो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट दिखा रहा होगा, अगर दोनों यहाँ पे दोनों के दोनों ERG हैं, +H भी है +I भी है, ठीक है ना, लेकिन स्ट्रॉन्ग ERG कौन है, +H, तो इलेक्ट्रोफाइल किसके मर्जी से जाएगा, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर के मर्जी से जाएगा। आप लोग रूल में पढ़े होंगे कि जब कभी 2 एक्टिवेटर ग्रुप हों तो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर के मर्जी से जाता है। और आपको ये भी पता है कि एक्टिवेटर्स आर अर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो यहाँ पे +H ये रहा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर, स्ट्रॉन्ग मतलब इस +I के रिस्पेक्ट में ये स्ट्रॉन्ग है, हालांकि इससे भी स्ट्रॉन्ग है +M है, बट इसके रिस्पेक्ट में ये मतलब इस +I के रिस्पेक्ट में मैंने इसको स्ट्रॉन्ग बोला, ठीक है। और ये एक तरह से वीक एक्टिवेटर हो गया। अब एक्टिवेटर्स हैं अर्थो पैरा डायरेक्टिंग्स है तो इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन हो गया अर्थो और ये पोजीशन हो गया पैरा। तो पैरा तो ऑलरेडी ब्लॉक है तो फिर ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाकर अट्रैक्ट होगा, कहाँ जाकर अटैक करेगा, इस अर्थो पे। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आके CO CH3 जुड़ जाएगा। देखिए आंसर इसमें सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ तक बातें समझ में आ गई ना। तो जब कभी किसी रिंग पे 2 एक्टिवेटर्स लगे हुए हैं तो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर के मर्जी से अर्थो और पैरा पोजीशन पे आता है। क्योंकि यहाँ पे पैरा पोजीशन ब्लॉक था इसलिए हमने इलेक्ट्रोफाइल को अर्थो पोजीशन पे जोड़ा है, क्लियर है ना। और इसके बहुत सारे रूल्स भी बताए गए हैं, मतलब बनाए गए हैं कि जब भी 2 एक्टिवेटर हो तो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर के मर्जी से इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ठीक ना। और इसका रूल आप पढ़े भी होंगे एरोमेटिक कंपाउंड में, whenever 2 activators group are present on benzene ring then electrophile will be directed at eartho and para position with respect to a strong activator, ठीक है। तो इस 39 का आंसर हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, अरेंज इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्ट्रेंथ ऑफ ERG और इन्वर्सली टू होता है स्ट्रेंथ ऑफ EWC। ERG में अगर आप देखिएगा तो +M मोर डोमिनेंट होता है, फिर +H और फिर होता है +I। एक्चुअली इस रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट बनता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक ना। तो इंटरमीडिएट एक्चुअली सिग्मा कॉम्प्लेक्स होता है और सिग्मा कॉम्प्लेक्स रफली हम अगर बोले तो वो कार्बोकेटाइन ही है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में सिग्मा कॉम्प्लेक्स कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है। और आपको पता है कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ERG के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक ना। और
जो कार्बोकेटाइन को ज़्यादा स्टेबल करेगा, जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स को ज़्यादा स्टेबल करेगा, उसका रेट ऑफ EASR ज़्यादा होगा, क्योंकि आप जानते हैं स्टेबल द इंटरमीडिएट फास्टर द रिएक्शन। और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि कार्बोकेटाइन नेचर टाइप का होता है, ठीक है ना। और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, उस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ERG के प्रेजेंस में बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो आप देखिए ऑप्शन में फर्स्ट यहाँ बेंजीन है, ठीक ना, मैं ड्रॉ करता हूँ बेंजीन, दूसरा है डाइफिनाइल और थर्ड है, ठीक है। तो आप देखिए ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड और ये है थर्ड। डाइफिनाइल में इस रिंग का प्लस एम इफेक्ट, हालांकि माइनस आई इफेक्ट भी लग रहा होगा, बट प्लस एम इफेक्ट माइनस आई पे डोमिनेट कर जाता है। बात समझ में आ रही है ना। अच्छा, इस रिंग में देखिए किसी भी एक पार्टिकुलर रिंग के लिए, और आप यहाँ देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, तो इसका प्लस एच इफेक्ट लग रहा होगा। और हम इस रिंग के लिए अगर जूम करें कि इलेक्ट्रोफाइल अगर इस रिंग पे आता है, तो इस रिंग के रेफरेंस में इस रिंग का प्लस एम इफेक्ट भी लग रहा होगा। तो आप देखिए इस रिंग पे इस ऊपर वाले फिनाइल सिस्टम का प्लस एम इफेक्ट भी लग रहा है, साइड वाले रिंग से इसे प्लस एच मिल रहा है, मतलब ऊपर से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से दिया जा रहा है, नीचे से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको मिल रहा है। बात समझ में आ रही है ना। तो थर्ड वाले केस में इस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दो ERG लगे हुए हैं, और स्ट्रेंथ ऑफ ERG या नंबर ऑफ ERG जितना ही ज़्यादा होगा, रेट ऑफ ES उतना ही ज़्यादा होगा। सेकंड में देखिए सिर्फ एक प्लस एम इफेक्ट लग रहा है, ठीक ना। तो स्ट्रॉन्ग ERG के प्रेजेंस में दो ERG यहाँ पे लग रहे हैं, थर्ड का रेट सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर होगा आपका सेकंड और फिर हो जाएगा फर्स्ट, ये हो गया रेट। तो आप देखिए थर्ड टू वन बी, 40 का बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। तो इस तरह से ये फिनाइल वाला सिस्टम समझ गए ना, यहाँ प्लस एम भी लग रहा हो माइनस आई भी लग रहा होगा, लेकिन जब भी ESR का हम रेट देखते हैं तो यहाँ पे डाई फिनाइल के केस में प्लस एम इफेक्ट यहाँ पे लग रहा होता है, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी ये कन्फ्यूजन रहता है कि इस फिनाइल का माइनस एम भी तो लग सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि जब कभी प्लस एम और माइनस एम दोनों लग रहा होगा तो उस ग्रुप का प्लस एम इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है। ये GOC में आप लोग पढ़े होइएगा। इफ एनी ग्रुप कैन शो बोथ टाइप ऑफ इफेक्ट्स प्लस एम एंड माइनस एम, देन देयर प्लस एम इफेक्ट इज डोमिनेंट ओवर माइनस एम। क्लियर है ना। तो उसका प्लस एम इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है। तो अगर इसका माइनस एम भी आप कंसीडर करते हैं तो भी ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका प्लस एम इफेक्ट ही डोमिनेट कर जाएगा। मैं लिख देता हूँ माइनस आई भी हो सकता है और इसका प्लस एम भी लगता है, सॉरी इसका आपका माइनस एम भी अगर लग रहा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोमिनेट तो प्लस एम ही होगा। क्लियर है। क्योंकि अगर इसका प्लस एम इफेक्ट लगता है तो इस स्ट्रक्चर की, इस ऑरेनियम आयन की सिग्मा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। लेकिन उसी टाइम अगर इसका माइनस एम इफेक्ट लगता है तो माइनस एम इफेक्ट की वजह से मैक्सिमम एटम इनकम्प्लीट ऑक्टेट को अचीव किए होंगे, वहाँ पे रेट स्लो हो जाएगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स लेस स्टेबल हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 41। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट जेड इन द फॉलोइंग सीरीज ऑफ रिएक्शंस। लिखते हैं रिएक्शन इथेनॉल, ये रहा आपका इथेनॉल। ठीक है। जब इसको SOCl2 थियोनाइल क्लोराइड के साथ हीट करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे होता है SNI मैकेनिज्म, डार्जन रिएक्शन आप पढ़े होंगे। ठीक है ना। तो SNI मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पे OHCl से रिप्लेस हो जाता है। ठीक, ये पढ़े होंगे आप हेलो एल्केन हेलोरेंस चैप्टर में, अल्काइल हैलाइड में। फिर सामने दिया हुआ है मैग्नीशियम ड्राईथर। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आप पढ़े होंगे कि यहाँ पे अल्काइल हैलाइड जब कभी मैग्नीशियम मेटल के साथ ड्राईथर के प्रेजेंस में ट्रीट किया जाता है तो यहाँ बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है। तो यहाँ से ये बना आपका MgCl, ये रहा आपका ग्रिग्नार्ड। ठीक है ना। तो आपने पढ़ा होगा यहाँ पे ग्रिग्नार्ड कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज। फिर सामने दिया हुआ है NH3। NH3 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक H। सामने ये बेस है और ये है एसिडिक H, तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, ये माइनस इस H+ को गेन कर लेगा और यहाँ पे आपका बन जाएगा, यहाँ पे आपका इथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है Z, तो ये रहा आपका Z, ये था X, ग्रिग्नार्ड के बाद वाला Y और ये था Z। देखिए Z 41 का ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बिल्कुल ही ईजी था, 41 का डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। पहला स्टेप हुआ है SNI मैकेनिज्म से OHCl से रिप्लेस हो जाता है, जिसको डार्जन रिएक्शन भी हम बोलते हैं। ठीक है, अल्कोहल का रिएक्शन है ये।
फिर अल्काइल हैलाइड को जब भी मैग्नीशियम मेटल के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हम ट्रीट करते हैं तो ग्रिग्नार्ड बनता है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज द वेरी गुड सोर्स ऑफ कार्बन आयन और बेस। ठीक है, ये बेस भी है, न्यूक्लियोफाइल है। डिपेंड करता है कि सामने अगर किसी भी एनायनिक स्पीशीज के सामने एसिडिक एच प्रेजेंट है तो फिर वो न्यूक्लियोफाइल नहीं, वो बेस है। ये एनायनिक स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल तब है जब सामने वाले के पास एसिडिक एच नहीं। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। कंपाउंड 1 is heated with concentrated HI to give a hydroxy compound A which is further heated with zinc dust to give compound B. Identify A and B. Question number 42। ये ईथर का एक कंपाउंड है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड HI, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक ना। यहाँ से ये H+ फायर करेगा, ऑक्सीजन एज ए बेस अपना लोन पेयर देकर H+ को एक्सेप्ट करिएगा, ठीक है। फिर आप देखें कुछ ऐसा सीन होगा, ऑक्सोनियम आयन टाइप का एक आयन बन जाता है यहाँ, ठीक है, और इस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और ये रहा आपका, इट इज़ अ हाईली अनस्टेबल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है ना। अब अगले स्टेप में आता है I-, ठीक ना। I- इज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो फिर ये क्या करता है, ये रहा सबस्टांस 2 डिग्री, तो 0 डिग्री मैक्सिमम 2 डिग्री तक SN2 रिएक्शन हो जाता है, ठीक है ना। ये यहाँ पे अटैक करेगा और इसको ओपन कर देगा, तो यहाँ से मिला आपको, ठीक है ना, ये हो जाता है फिनॉल। ये यहाँ पर SN2 अटैक है। मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ कि जब कभी किसी ईथर के किसी भी साइड अगर 3 डिग्री कार्ब कैटायन 3 डिग्री हो, एरोमेटिक कैटायन बने, डांसिंग रेजोनेंस बने, ठीक है ना, या 3 डिग्री से बेहतर अगर कार्बोकेटायन बनता है तो उस रिएक्शन में हमेशा SN1 रिएक्शन चलेगा, SN1 मैकेनिज्म चलता है। लेकिन ईथर के किसी भी साइड अगर 3 डिग्री या उससे बेहतर कार्बोकेटायन नहीं बनता हो तो उसमें हमेशा SN2 चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर बेहतर कार्बोकेटायन बनेगा तो ही वो SN1 को सपोर्ट करेगा। बात समझ में आ रही है ना। तो अगर 3 डिग्री या उससे बेहतर कार्बोकेटायन बने तो ही आपको SN1 रिएक्शन लगाना है, अदरवाइज SN2 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे SN2 के थ्रू यहाँ पे हालांकि I- एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, और हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे 3 डिग्री या उससे बेहतर कार्बोकेटायन बनने वाला नहीं था, इस वजह से SN2 अटैक करके इस बॉन्ड को ओपन कर देगा, यहाँ फिनॉल बना देगा। और फिर क्वेश्चन कहा है कि फिनॉल बना देगा और साइड में आपका ये 2 आयोडो प्रोपेन मिल जाएगा। फिर उसमें हम जिंक डस्ट यूज करते हैं, तो आप फिनॉल में पढ़े हैं जिंक डस्ट, हाँ, जिंक डस्ट टू गिव कंपाउंड भी। तो जिंक डस्ट के प्रेजेंस में ये जिंक यहाँ से जिंक ऑक्साइड बाहर कर देगा और यहाँ पे बना देगा बेंजीन, ठीक है ना। तो बेंजीन हो जाएगा आपका बी। तो ए है फिनॉल और बी बन जाएगा बेंजीन, ए फिनॉल बी बेंजीन। देखिए ऑप्शन ए फिनॉल बी बेंजीन, ठीक है ना। तो 42 का आंसर हो जाएगा, 42 का आंसर डी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है। 43 द प्रोडक्ट्स ए एंड बी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन स्कीम्स आर रिस्पेक्टिवली। देखिए पहला रिएजेंट है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 323 to 333 केल्विन, और दूसरा रिएजेंट यूज़ किया गया है मेटालिक रिडक्शन, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अमिनेशन होगा, ठीक है ना, अमिनेशन कराना है, और फिर से यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट और HCl 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिया गया है। देखते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को देखते हुए ये लग रहा है कि यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे ESR रिएक्शन चलेगा, जिसमें मिक्स एसिड से NO2+ नाइट्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल आकर इस रिंग पे अटैक करता है, और जैसे यहाँ पे अटैकिंग के बाद आपको मिलेगा नाइट्रोबेंजीन, और फिर वो नाइट्रोबेंजीन इस स्टेंटेनम टीन और HCl के प्रेजेंस में NO2 रिड्यूस हो जाएगा, NH2 बना लेगा, फर्दर एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और फिर वहाँ से एनिलीन पे अगर सोडियम नाइट्रेट और HCl हम ट्रीट करते हैं तो वो एनिलीन को डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर देगा, और डाइजोनियम सॉल्ट अपने आप में एक इलेक्ट्रोफाइल है जिसको बोलते हैं BDC, वीक इलेक्ट्रोफाइल है। वो फर्दर वो फिनॉल के साथ कपलिंग कर लेगा और इस तरह से कपलिंग रिएक्शन होगा। देखते हैं क्या होता है आंसर, ठीक है। तो फर्स्ट हम मिक्स एसिड ले लिए, उस नाइट्रेटिंग मिक्सचर को, ठीक है ना, मिक्स एसिड कहा जाता है। तो यहाँ पे मिक्स एसिड ले लिया गया, इस मिक्स एसिड से इलेक्ट्रोफाइल निकलता है नाइट्रोनियम आयन NO2+, ठीक है ना। ये यहाँ पे अटैक करेगा और फॉर्मेशन करेगा नाइट्रोबेंजीन का, और फिर दूसरे स्टेप में है SNHCl। यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन होगा, रिडक्शन के बाद यहाँ बन जाता है एनिलीन का फॉर्मेशन होता है,
और यही आपका आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है ना। और ए में हम फिर सोडियम नाइट्रेट और HCl लेते हैं, ठीक है ना। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके नाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन करता है। और आपने पढ़ा होगा एनिलीन इस नाइट्रस एसिड के प्रेजेंस में डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है इस तरह से। और डाइजोनियम सॉल्ट इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ये रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होता है, ठीक ना। इट इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द एक्सटेंडेड कंजुगेशन फ्रॉम द साइड ऑफ फिनाइल सिस्टम। फिनाइल सिस्टम के थ्रू ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है और रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से ये वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है ना। और इसके साथ ये एक ऐसा इलेक्ट्रोफाइल है कि इसको अपने आप से इसको अगर किसी कंपाउंड को एक्सेप्ट करना है तो अगले कंपाउंड को हाईली एक्टिवेटेड रहना होगा, क्योंकि वैसे भी ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है, ये उतना इंटरेस्टेड नहीं होता, इसकी इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी कम है। अब इसको इम्प्रेस करने के लिए, इसको जोड़ने के लिए कोई हाईली एक्टिवेटेड एरोमेटिक रिंग आएगा तो ही ये अपने आप को, तो ही ये उसके साथ जुड़ सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में वीक इलेक्ट्रोफाइल है और वीक इलेक्ट्रोफाइल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी उतनी नहीं होती जितना कि मान लीजिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल का होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि कपलिंग रिएक्शन में ये इलेक्ट्रोफाइल वीक हो जाता है, इसलिए इसके साथ जोड़ने के लिए हाईली एक्टिवेटेड एरोमेटिक रिंग की आवश्यकता होती है। जैसे NH2 से जुड़ा कोई एरोमेटिक रिंग हो या OH से जुड़ा हुआ कोई एरोमेटिक रिंग हो, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पे है फिनॉल, ये भी हाईली एक्टिवेटेड एरोमेटिक सिस्टम है, ठीक है ना। ये रहा आपका इलेक्ट्रोफाइल, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ से ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। तो अच्छा, ये OH ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर होता है, बट इलेक्ट्रोफाइल का साइज़ बल्कि होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बल्कि है, बल्कि साइज होने की वजह से ये अर्थो पे अटैक करना उतना सहज नहीं समझेगा, क्योंकि अगर ये अर्थो पे गया तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। इसलिए यहाँ पे बल्कि साइज होने के कारण ये पैरा पोजीशन पे अटैक करता है। और दूसरा रीज़न ये भी है कि OH का -I इफेक्ट भी लगता है। तो यहाँ पे इस OH का -I मतलब +M और -I दोनों लगता है, बट इसका +M डोमिनेट कर जाता है। लेकिन जब कभी इलेक्ट्रोफाइल को बुलाना हो तो इसका हम -I भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इसका -I की वजह से इसका अर्थो पोजीशन थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया होगा। और क्योंकि पैरा पोजीशन इस OH ग्रुप से दूर है, इस -I से दूर है, तो पैरा पोजीशन फिर भी सेफ है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी बहुत होती है। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आना चाहेगा, या सिंपल लैंग्वेज में ये समझिए कि इस इलेक्ट्रोफाइल का साइज़ बल्कि है, इसलिए अर्थो पे जाके ये हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करेगा, ये पैरा पे जोड़ना ज़्यादा ठीक समझेगा। तो इस तरह से यहाँ से ये कपलिंग कर लेगा ये इसके साथ, ठीक ना, ये बना लेगा, ठीक है ना। तो वो ए था और ये हो गया आपका बी। ऑप्शन में देखिए, ए एनिलीन होना चाहिए और दूसरा पारा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन होना चाहिए। तो ऑप्शन बी में देखिए ए एनिलीन है और बी पारा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन है, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो 43 का बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। बात समझ में आ रही है ना। पहले नाइट्रेशन हुआ, फिर उसका रिडक्शन हुआ, एनिलीन बना, एनिलीन से फिर नाइट्रस एसिड को लिया गया और ये नाइट्रस एसिड एनिलीन को डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर देता है। हालांकि ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है, इस वजह से इसके साथ कपलिंग करने के लिए हाईली एक्टिवेटेड एरोमेटिक रिंग की आवश्यकता थी, क्योंकि नॉर्मल बेंजीन या नॉर्मल एरोमेटिक सिस्टम के साथ ये जुड़ ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी कम होती है। इसको इम्प्रेस करने के लिए हाईली एक्टिवेटेड एरोमेटिक रिंग की ज़रूरत होती है, जो कि फिनॉल है। तो इस तरह से बल्कि साइज होने के कारण ये इलेक्ट्रोफाइल अर्थो पे ना जाकर पारा पे जुड़ जाता है और पारा प्रोडक्ट ही मेजर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। एक ईथर दिया हुआ है, बेस्ट कॉम्बिनेशन टू प्रिपेयर इट, ठीक है ना। विलियमसन सिंथेसिस से ये रिएक्शन लिया गया है, ठीक है ना। विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर आप पढ़े होंगे, एक रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। तो सपोज़ ये ईथर बनाना है, मान लीजिए। सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि विलियमसन सिंथेसिस होता क्या है। जब कभी सोडियम एल्कोक्साइड को किसी एल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट किया जाता है, और ध्यान रहे एक बात, ये एल्काइल हैलाइड कभी भी एराइल हैलाइड नहीं होना चाहिए, विनाइल हैलाइड नहीं होना चाहिए, या कुछ भी ब्रीजिंग वाला केस नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा कोई भी एल्काइल हैलाइड नहीं होना चाहिए जहाँ से लिविंग ग्रुप का निकल पाना मुश्किल हो रहा हो, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन की लिमिटेशन यही है कि जिस किसी सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन में लिविंग ग्रुप निकलने से मना कर दिया तो फिर वहाँ पे ना ही सब्स्टिट्यूशन होगा और ना ही एलिमिनेशन होगा। एक्चुअली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है,
ये R पर अटैक करता है और X को यहाँ से बाहर कर देता है। ये मैकेनिज्म कहलाता है SN2। बात समझ में आ रही है ना। तो SN2 होने के लिए इस तरह का अल्काइल हैलाइड ये हो या 3 डिग्री कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक ना। बीटा पोजीशन क्राउडेड नहीं होना चाहिए, बीटा पोजीशन आपका क्राउडेड नहीं होना चाहिए। ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। यहाँ पे बीटा पोजीशन क्राउडेड है, यहाँ भी SN2 नहीं होगा। मतलब जिस किसी एल्काइल हैलाइड के साथ SN2 नहीं हो सकता वहाँ पे आप ईथर का प्रिपरेशन नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। तो यहाँ पे आपका बन जाता है ईथर, ठीक है। तो कहने का मतलब SN2 होने के लिए जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है जिस अल्काइल हैलाइड पे, वहाँ पे क्राउडिंग नहीं होना चाहिए। SN2 क्राउडिंग को अवॉइड करता है, ठीक है ना। जैसे 3 डिग्री बीटा पोजीशन क्राउडेड हो, वहाँ पे SN2 का कोई चांस नहीं होता, वहाँ पे SN2 रिएक्शन हो ही नहीं सकता। और जहाँ पे SN2 रिएक्शन नहीं हो सकता वहाँ पे हम ईथर का प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रहे, जब भी आप ईथर बनाएं तो न्यूक्लियोफाइल आप बल्कि ले सकते हैं, लेकिन अल्काइल हैलाइड हमेशा स्मॉलर होना चाहिए, लिस्ट क्राउडेड होना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना। क्योंकि जिस न्यूक्लियोफाइल जिस अल्काइल हैलाइड पर अटैक करने जा रहा है वो अल्काइल हैलाइड लिस्ट क्राउडेड होना चाहिए, तो ही SN2 फास्ट होगा, ईथर का प्रिपरेशन होगा। बात समझ में आ रही है ना। तो मान लीजिए मुझे ईथर बनाना है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। या तो हम इस साइक्लोहेक्सेन से ऑक्सीजन जो जुड़ा हुआ है इतने पार्ट को हम न्यूक्लियोफाइल बना लें और ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड बना लें, एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम क्या करें कि टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड को एज ए न्यूक्लियोफाइल बना लें और यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन पे अल्काइल हैलाइड जोड़ के हम, मतलब साइक्लोहेक्सेन पर हैलाइड जोड़ के हम अल्काइल हैलाइड बना लें। देखते हैं कहाँ पे रिएक्शन फिजिबल होता है। मान लीजिए कि यहाँ तक तो क्लियर है ना, मैं इसको मिटा रहा हूँ। SN2 होने के लिए SN2 मतलब अगर होना हो तो ये सब नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना। मैक्सिमम अप टू 2 डिग्री होना चाहिए तो ही रिएक्शन होगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब इसका फॉर्मेशन करना है तो आप देखिए यहाँ पे CH3 CH3 CH3। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि न्यूक्लियोफाइल आप बल्कि ले सकते हैं, बट अल्काइल हैलाइड कभी भी बल्कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्काइल हैलाइड सबस्ट्रेट है, वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है और वहाँ पे क्राउडिंग बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। तो स्मॉलर ग्रुप, ऑलवेज स्मॉलर ग्रुप इज टेकन एज अल्काइल हैलाइड एंड बल्की ग्रुप इज ऑलवेज टेकन एज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल आप बल्कि ले सकते हैं बट अल्काइल हैलाइड हमेशा स्मॉलर होना चाहिए। तो इस ईथर को बनाने के लिए हम यहाँ पे 2 सिचुएशन लिख रहे हैं। अब बताइए कौन सा रिएक्शन फिजिबल होगा। O- और दूसरा हमने ले लिया यहाँ पे X। यहाँ पे 2 डिग्री है। एक और केसेस क्या था कि हम इस साइक्लोहेक्सेन से ऑक्सीजन को जोड़कर न्यूक्लियोफाइल बना लें और यहाँ पर हम बना दें अल्काइल हैलाइड, जो कि ये है आपका 3 डिग्री। तो ध्यान रहे, आप इस पे अटैक तो करा ही नहीं सकते क्योंकि 3 डिग्री में SN2 हो ही नहीं सकता, नो SN2। बात समझ में आ रही है ना। ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करके X को बाहर कर सकता है क्योंकि ये 2 डिग्री है, यहाँ पे SN2 हो सकता है। तो जहाँ पे SN2 नहीं हो सकता है वहाँ पे आप ईथर का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, यानी ये प्रोसेस फिजिबल नहीं है, नॉट फिजिबल। और ये जो ऊपर वाला स्टेप है ना ये फिजिबल है। तो आप देखिए न्यूक्लियोफाइल टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड होना चाहिए यहाँ B, ठीक है ना। ये एज ए न्यूक्लियोफाइल टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड चलेगा, ठीक है ना। तो जब कभी इस तरह का, तो इस 44 का ऑप्शन हो जाएगा B। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है ना तो आप जो बल्कि ग्रुप है ना, बल्कि ग्रुप से आप न्यूक्लियोफाइल बना लें और जो सल्की है, जो स्मॉलर ग्रुप है, उसका आप अल्काइल हैलाइड बना लें, ठीक है ना। क्योंकि जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को जाना है वहाँ पे हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि SN2 हिंड्रेंस को अवॉइड करता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 45। द मेजर प्रोडक्ट A एंड B फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शंस आर। 45 एक कुछ एसिटिनिलाइट टाइप का कंपाउंड दिया हुआ है और इधर दिया हुआ है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है ना। तो एक तरह का ये अमाइड ही तो है ना। तो यहाँ पे ये रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इस CO को CH2 में रिड्यूस कर देता है, ठीक है ना। आप पढ़े होंगे NH, ये बन गया, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका B। और नेक्स्ट है Ac2OH।
तो Br2SeOH एसिटिक एसिड, ठीक है ना। ये यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन शो करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल निकलता है Br+, ठीक है ना। अब ये इलेक्ट्रोफाइल आप यहाँ देखें, ये ग्रुप एक्टिवेटर है, ये मॉडरेट एक्टिवेटर है क्योंकि इसमें क्रॉस कंजुगेशन टाइप का रेजोनेंस चल रहा है, तो ये Ma मॉडरेट एक्टिवेटर है, ठीक है ना। तो मॉडरेट एक्टिवेटर के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल है तो एक्टिवेटर ही, एक्टिवेटर या तो इलेक्ट्रोफाइल को अर्थों पे गाइड करेगा या पैरा पे, बात समझ में आ रही है ना। लेकिन यहाँ पे अगर Br+ को मैं अर्थों पे जोड़ दूँ तो यहाँ पे स्टेरिकली हिंडर्ड हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट मिलेगा, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल पैरा पोजीशन पे जाकर मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक ना। ये इलेक्ट्रोफाइल आकर यहाँ पे अटैक करेगा। हाँ, अगर यहाँ पे एनिलीन होता तो फिर ट्राइब्रोमो एनिलीन बन जाता, बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि एनिलीन स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप के कैटेगरीज में आता है, और यहाँ पे हो जाएगा अर्थोमेटा पैरा Br। तो ये हो गया आपका ए। तो देखिए ऑप्शन में ए होना चाहिए पैरा ब्रोमो एसिटिनिलाइड, और बी होना चाहिए ये एन फिनाइल इथेनामाइन, तो बी है एन फिनाइल इथेनामाइन, और इधर है ए है पैरा ब्रोमो एसिटिनिलाइड, ठीक है। तो ऑप्शन बी 45 का ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 46। देखें क्वेश्चन, नंबर ऑफ कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच कैन नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन इज टोलुइन, नाइट्रोबेंजीन, जाइलिन, क्यूमिन, एनिलीन, क्लोरोबेंजीन, मेटा नाइट्रोएनिलीन और मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। पहले हम सारे कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर हम डिसाइड करेंगे वहाँ से, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ए स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर जैसे NH2, NHR, NR, OH, ठीक है ना, ETC, ये सब स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है। और स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर जैसे NO2, CN, CHO, जितने भी स्ट्रॉन्ग -M और स्ट्रॉन्ग -I होते हैं, ये सब स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर हैं। CF3, NF3+, NH3+, ठीक है ना, ETC, NR3+, ठीक ना। इन सब के प्रेजेंस में ये रहे स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर और ये है स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर। इन सब के प्रेजेंस में फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर के प्रेजेंस में फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर रिंग को वहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचकर रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल उस एरोमेटिक रिंग पे अप्रोच नहीं कर पाता। और स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर के साथ क्या प्रॉब्लम है कि स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर जितने भी हैं ये बेसिक नेचर के होते हैं, ये तुरंत लुईस एसिड के साथ जुड़कर एक स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्रिएट कर देते हैं, और फिर उस स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर ग्रुप के वजह से रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गायब हो जाती है। वो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं और रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं। इस वजह से उस सिस्टम पे इलेक्ट्रोफाइल को आ पाना मुश्किल हो जाता है, इस वजह से रिएक्शन नहीं होता। तो जहाँ भी ये सब ग्रुप दिखाई दे रहे हों, आप सीधे लिख दीजिए कि वहाँ पे फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगा। चलिए इसे मिटा रहा हूँ। देखिए फर्स्ट टोलुइन, सबका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। टोलुइन, यहाँ है नाइट्रोबेंजीन, जाइलिन, जाइलिन में मेंशन नहीं किया है कैसा जाइलिन, कोई भी ले लीजिए। क्यूमिन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम बोलते हैं क्यूमिन, ठीक है। एनिलीन, क्लोरोबेंजीन, फिर है मेटा नाइट्रो एनिलीन, मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, मेटा नाइट्रो एनिलीन, मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, इस तरह से। यही क्यूमिन, एनिलीन, क्लोरोबेंजीन, मेटा नाइट्रो एनिलीन, और ये हो गया डाइनाइट्रोबेंजीन। देखिए एक्चुअली क्या होता है, जहाँ भी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर जो हमने अभी आपको लिस्ट दिया, उस लिस्ट को हमेशा ध्यान रखिएगा। स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर हो या स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर हो, उस केस में फ्रीडल-क्राफ्ट का रिएक्शन हो नहीं पाता, और यही फ्रीडल-क्राफ्ट का लिमिटेशन भी है, ठीक है। फ्रीडल-क्राफ्ट का ये लिमिटेशन है कि स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर के प्रेजेंस में वो लुईस एसिड के साथ ही कोऑर्डिनेट हो जाता है। सोचिए अगर लुईस एसिड का काम क्या है, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना। अगर आपका लुईस एसिड बेस के साथ इंगेज हो जाए तो फिर वो इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन नहीं कर पाएगा। अगर जब आपके रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट ही नहीं होगा तो फिर रिएक्शन आगे बढ़ेगा ही नहीं। और वही होता है, जब कभी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर ले लेते हैं तो एज ए बेसिक नेचर होता है, वो तुरंत रिएक्शन वेसल में प्रेजेंट लुईस एसिड के साथ वो कोऑर्डिनेट होके
स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्रिएट कर देता है। इससे दो रिजल्ट निकलता है। पहला कि लुईस एसिड बेस रिएक्शन हो गया। एसिड बेस रिएक्शन हो जाने की वजह से वहाँ पे जो रिंग के ऊपर जो ग्रुप है वो डीएक्टिवेटेड ग्रुप हो जाता है और वो रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचता है, रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है। दूसरा, लुईस एसिड का पर्पस होता है इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना, न कि वो सामने पड़े बेस के साथ कोऑर्डिनेट करके एसिड बेस रिएक्शन करना। और स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर ग्रुप के प्रेजेंस में यही होता है। स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर एज ए बेस लुईस एसिड के साथ एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा और इस तरह से लुईस एसिड अपना पर्पस भूल जाता है, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट नहीं कर पाता। इस वजह से फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता। स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर का तो लॉजिक क्लियर है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर में क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेगा, रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा। इस वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल उस रिंग पे उतना इंटरेस्ट मतलब नहीं दिखा पाता, वो नहीं जुड़ पाएगा, ठीक ना, फिर रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी। तो देखिए यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा। NO2 में रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर है। यहाँ भी रिएक्शन हो सकता है, यहाँ भी फ्रीडल क्राफ्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है, नो रिएक्शन। क्लोरोबेंजीन ये ठीक ठाक है, हो सकता है। यहाँ देखिए स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर, नो फ्रीडल क्राफ्ट। दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर, नो फ्रीडल क्राफ्ट। तो क्वेश्चन बोल रहा है कितने नहीं होंगे, तो आप देखिए कितने हो रहे हैं टोटल, 1 2 3 4 कंपाउंड ऐसे हैं जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करेंगे। तो 46 का आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। थैलीमाइड इज मेड टू अंडरगो फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। थैलीमाइड, ये रहा आपका थैलीमाइड, ठीक है। जब इसको बेसिक मीडियम में लेते हैं OH-, ठीक है ना, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एसिडिक H है और सामने बेस है, तुरंत यहाँ पहला स्टेप एसिड बेस होगा, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे एसिड बेस स्टेप में आप देखिए कि ये OH- H+ को एक्सेप्ट करेगा और इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करवा देगा। यहाँ से वाटर बाहर हो जाता है और फॉर्मेशन करता है एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का। क्लियर। यहाँ पे मैं K+ कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम है ना, इस तरह से ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रहा। फिर इसका अटैकिंग होता है बेंजाइल क्लोराइड पे, तो ये रहा आपका बेंजाइल क्लोराइड CH2Cl। ये स्ट्रॉन्ग, देखिए सामने एल्काइल हैलाइड है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। आपको पता होगा यहाँ पे SN2 रिएक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे जब भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो और सामने एल्काइल हैलाइड हो, फिर आप SN2 रिएक्शन से उसे रोक नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, Cl को बाहर कर देगा। ये SN2 रिएक्शन के थ्रू ये मैकेनिज्म आगे बढ़ा है। पहला स्टेप एसिड बेस था और दूसरा स्टेप है SN2, ठीक है। अब क्वेश्चन में टोटल नंबर पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन प्रोडक्ट P is R। काउंट कर लेते हैं पाई बॉन्ड, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने पाई बॉन्ड है, सॉरी पाई बॉन्ड है ना, हाँ। 1 पाई 2 3 4, डबल में एक पाई एक सिग्मा होता है 5, फिर यहाँ 6 7 और यहाँ 8, टोटल 8 पाई होंगे। तो 47 का आंसर हो जाएगा 8 विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन गैब्रियल थैलेमाइड का है, जहाँ पे ये थैलीमाइड है और यहाँ पे बेस है। एसिडिक H प्रेजेंस होने की वजह से यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होता है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और फिर ये एज ए न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इस अल्काइल हैलाइड पर अटैक करके SN2 अटैक करके यहाँ से प्रोडक्ट बना देता है। कुछ N अल्काइल सब्सटीट्यूटेड, मतलब N बोल सकते हैं N बेंजाइल सब्सटीट्यूटेड थैलीमाइड। और क्वेश्चन में बोला गया था कि इसमें कितने पाई बॉन्ड होंगे, तो हमने पाई बॉन्ड को काउंट कर लिया, ठीक है। Next question number 48. Question number 48. The mass of a non-volatile solute, molar mass is given 40 gram per mole, which should be dissolved in 228 gram of octane. To reduce its vapor pressure 80% is tan x given है. What is the value of x? तो let P नॉट A मतलब P ले लिया, तो PS क्या हो जाएगा 0.8P हो गया ना, 0.8P हो जाएगा। तो देखिए फिर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला यूज़ कर देता हूँ, P नॉट A माइनस PS बाई P नॉट A बराबर क्या हो जाएगा स्मॉल n बाई स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो कितना है उसका मोलर मास, उसका अमाउंट नहीं पता है तो मैंने x मान लिया, x नहीं मैंने a मान लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे x गिवन है, मैंने a मान लिया। A/40 डिवाइडेड बाई A/40 प्लस ऑक्टेन, उसका मोलर मास 114, तो P माइनस 0.8P डिवाइडेड बाई P इक्वल टू A/40 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 0.2 मीन्स 1/4।
5 इक्वल टू ए बाई 40 बाई प्लस 2, तो इधर हो जाएगा 5a बाई 40 इक्वल टू ए प्लस 80 बाई 40, मतलब 5a इक्वल टू ए प्लस 80, 4a इक्वल टू 80, a इक्वल टू 20. बट दिस इज गिवन हाउ मच, गिवन a इक्वल टू 20 इक्वल टू 10x, तो x बराबर हो जाएगा 2. तो फॉर क्वेश्चन नंबर 48 आंसर विल बी 2. 2 इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 48 के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49. A chemical reaction takes place in 3 steps having rate constant K1, K2, K3 respectively. If EA1, EA2 and EA3 are 50, 40, 30 respectively in kilojoule, also the overall rate constant K equal to K1, K3 by K2. एक्टिवेशन एनर्जी पूछा है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है. 49 हम लोग को पता है, वी नो K1 इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस E1 बाई RT, फिर K2, फिर K3 ए ई टू द पावर माइनस E3 बाई. तो गिवन व्हाट इज गिवन हियर, गिवन K इक्वल टू K1 इंटू K3 बाई K2, तो वैल्यू पुट कर दीजिए. ये कॉमन ले लीजिए, ए टू द पावर माइनस E1 प्लस E3 माइनस E2 बाई RT. देयरफॉर E बराबर क्या हो जाएगा, E1 प्लस E3 माइनस E1 कितना गिवन था 50 प्लस 30 माइनस 40. 40 इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 49. ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा 40. नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 50. फिगर शोज ए ग्राफ फॉर ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए इफ थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 0.5 एंड OA गिवन है 2 लीटर पर मोल, देन हाफ लाइफ टाइम फॉर दिस रिएक्शन इज. क्वेश्चन नंबर 50 देखा जाएगा. तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग को क्या पता है, KT इक्वल टू 1 बाई ए माइनस एक्स बाई 1 बाई ए. तो यहाँ पे ग्राफ निकाला किसका बारे में, ए माइनस एक्स इक्वल टू KT प्लस ए 1 बाई ए, सॉरी मतलब y इक्वल टू mx प्लस सी. तो दिस इज द इंटरसेप्ट, OA इज द इंटरसेप्ट. तो 1 बाई ए कितना गिवन है 2 लीटर पर मोल, तो A बराबर क्या होगा 1 बाई 2 मोल पर लीटर. और स्लोप क्या है tan थीटा, tan इनवर्स मीन्स मतलब tan थीटा इक्वल टू m इक्वल टू k इक्वल टू 0.5 हो गया ना. देयरफॉर फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन T हाफ बराबर 1 बाई ए के वैल्यू पुट कर दीजिए 0.5 इंटू 0.5, ये भी तो 0.5 है ना, 1 बाई 0.25 मतलब क्या हो जाएगा 4 इज द आंसर. तो क्वेश्चन नंबर 50 के लिए आंसर हो जाएगा 4. T हाफ का वैल्यू होगा 4. तो थैंक यू एवरीवन.